नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बात करेंगे शिवराज के सिपह सालार की। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी हुई। सीएम ने नए मंत्रियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज ने नए मंत्रियों से कहा कि कोरोना काल में स्वागत और भीड़ से बचें, और यह भी कहा कि ना मैं चैन से बैठूंगा और ना आप लोगों को बैठने दूंगा, यानी मेहनत भरपूर करनी होगी। तो इस तरह से पहली बैठक थी जहां पर कुछ नसीहत, कुछ सलाह और कुछ चेतावनी शिवराज की तरफ से मंत्रियों को। नए नवेले मंत्री जो पहली बार, आपको बता दें, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 28 मंत्रियों ने शपथ ली है और इसमें सिंधिया के 9 समर्थक शामिल हैं। कांग्रेस से आए 3 विधायक भी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आज पहली बैठक हुई मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और एक सलाह, एक चेतावनी कह सकते हैं। शिवराज ने कहा कि ना चैन से बैठूंगा और ना बैठने दूंगा। क्या मतलब है इसका? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, शपथ ग्रहण समारोह के बाद 12:30 बजे का समय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रालय में रखा गया था और कैबिनेट की बैठक वहां पर हुई और जो तमाम मंत्री बने थे जिन्होंने शपथ मंत्री पद की ली थी, उनके साथ चर्चा की है और एक तरीके से सलाह भी दी है। और किस तरीके से शिवराज के काम करने की स्टाइल है वो भी उन्होंने बातों ही बातों में बता दिया है कि वे खुद चैन से नहीं बैठेंगे और साथ में जो भी मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच में जब राजभवन से सीएम शिवराज सिंह चौहान निकले थे और मीडिया से बातचीत की थी उन्होंने, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो नाराज जो बात आ रही सामने, वे नाराज नहीं है, उनको आगे जिम्मेदारी दी जाएगी और जिम्मेदारी पार्टी में समय समय पर अलग अलग नेताओं को दी जाती है। इसके अलावा एक बात यहाँ पर सिंधिया ने भी राजभवन से निकलने के बाद कही। उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। तो अब बीजेपी पार्टी में 2 टाइगर अब नजर आने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी पहले कह चुके हैं कि टाइगर अभी जिंदा, और ऐसे में अब सिंधिया का ये बयान जो सामने आया जिसमें उन्होंने जमकर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और उसके बाद कहा कि अभी टाइगर जिंदा है। तो तमाम तरीके के बयान जो है कैबिनेट की बैठक से पहले जब राजभवन से तमाम मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो नेता निकले थे उनके बयान सामने आए। इसी बीच में नाराजगी की बात भी कमरुद्दीन सामने आई। संजय पाठक नाराज नजर आए, वो भी राजभवन से जब निकले थे तो उनकी नाराजगी भी मीडिया के सामने देखने को मिली और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा उनको अपने साथ बीजेपी कार्यालय ले गए। वहां पर उन्होंने बंद कमरे में बातचीत की। इसके अलावा इससे पहले जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी रामपाल से, गौरीशंकर बिसेन से, संजय पाठक से, तो यही बात सामने निकल के आई थी कि सिंधिया खेमे के कारण उनके मंत्री पद के जो है टिकट, मंत्री पद उनको नहीं मिला है। इस तरीके की बात उन्होंने। बिल्कुल मनोज, ये तो जग जाहिर है कि वो लोग आए ही इसीलिए थे। कुछ लोग बीजेपी के हैं जो मंत्री बन गए और जो मंत्री बनने के लिए आए थे, और सिंधिया के समर्थकों का तो मंत्री बनना तय ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। तो अब तमाम तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सिंधिया ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, और जाहिर सी बात है क्योंकि आज जो 28 मंत्रियों ने शपथ ली है वो उसमें सिंधिया के 9 समर्थक शामिल हैं, यानी कुल 11 सिंधिया समर्थक इस कैबिनेट में हैं। 3 महिला इसमें शामिल हैं। आइए आपको सुनवाते हैं शिवराज सिंह ने क्या कहा और सिंधिया ने भी क्या कहा। अब सब भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। लेकिन कई पुराने साथी छूट गए। सब साथ है, दिल से हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। और इसलिए सारे साथियों का सम्मान और स्थान, संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। कुल मिला के मध्य प्रदेश एक है। न्याय के रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है, और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से
ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी से। खबर है जहां पर रायपुर में युवक की हत्या कर दी गई। सब्जी बेचने के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है। विवाद के बाद 10 युवकों ने जानलेवा हमला किया। हालांकि एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है। कल बीजेपी 3000 पुतलों का दहन करेगी। 3 जुलाई को 3 बजे बीजेपी 3000 पुतलों का दहन करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे। पुतला दहन का सोशल मीडिया पर लाइव किया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी का आंदोलन होगा कल। तो कल बीजेपी 3000 पुतलों का दहन करने जा रही है। अब इन 3000 पुतलों में वो क्या क्या सिंबल इस्तेमाल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाह रही है। इसीलिए 3000 पुतलों के दहन की तैयारी है। 3 जुलाई को 3 बजे बीजेपी करेगी 3000 पुतलों का दहन। बीजेपी युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी मुखर नजर आ रही है और भूपेश सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही बीजेपी। सरकार के खिलाफ बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन कल होने जा रहा है। कल 3 जुलाई है। 3 बजे 3000 पुतलों का दहन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़ रहे हैं। अवधेश, बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर नजर आ रही है और सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छेड़ रही है। क्या मुद्दे उठा रही है, क्यों पुतला दहन कर रही है? 3000 पुतलों का दहन करेगी कल बीजेपी। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो सबसे बड़ा जो मुद्दा भी गरमाया हुआ है बेरोजगारी को लेके, वो है शिक्षकों की भर्ती, जो बीते 1.5 साल से पूरी नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ एसआई की जो भर्ती होनी थी 2018 में जो फॉर्म भराए गए, उसको भी लेके भर्ती का जो सिलसिला है अब तक शुरू नहीं हो पाया। इन तमाम मुद्दों पे लगातार पत्राचार के माध्यम से पहले विरोध किया गया। डॉक्टर रमन सिंह हो या धर्मलाल कौशिक हो या अन्य नेता हो, अन्य विधायक हो, सभी ने सरकार की ओर को पत्र लिखा। लेकिन तमाम पत्राचार के बाद भी कोई ठोस परिणाम धरातल पे नहीं निकलने के बाद अब बीते दिनों जो सिविल लाइन क्षेत्र में जो घटना घटी कि एक युवक ने जो खुद को आग के हवाले किया, जो गंभीर अवस्था में जिसका उपचार जारी, इन तमाम मुद्दों को मुद्दा बनाते हुए अब राजनीतिक तौर पे जो बीजेपी है वो धरातल पे उतर आई है। और बीजेपी ने तय किया है कि कल 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे प्रदेश भर में 3000 पुतलों का दहन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक पुतला दहन में कमरुद्दीन केवल 3 ही कार्यकर्ता शामिल होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और तमाम जगह जो पुतला दहन होगा उसका जो वो अपने सोशल मीडिया के जरिए उसका लाइव करेंगे और उसके बाद वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बेरोजगारी के मुद्दे पे अब बीजेपी पत्राचार से नीचे उतरते हुए धरातल पे उतरी है। बिल्कुल, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर अब बीजेपी धरातल पर नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जानकारी देने के लिए। और एक पुतला दहन करने के लिए 3 कार्यकर्ता शामिल होंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना। और खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। सब्जी बेचने के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। विवाद के बाद 10 युवकों ने जानलेवा हमला किया था। चाकू और डंडे से हमला किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू जुड़े हैं। राघवेंद्र, 10 युवकों ने जानलेवा हमला किया, चाकू डंडे से हमला किया। क्या ऐसी वजह थी, क्या विवाद चल रहा था कि एक शख्स की जान लेनी पड़ी? देखिए, जिस क्षेत्र में जो है वो सब्जी दुकान लगाता था, उसी क्षेत्र में कुछ और लोग भी सब्जी दुकान लगाते थे जिनके साथ इसका विवाद था। वो लोग चाहते थे कि जो मृतक है वो वहां पे सब्जी दुकान ना लगाए और इसी बात को लेकर वो लोग उससे झगड़ा कर रहे थे। और इस बात को लेकर लगातार इनके बीच में विवाद हो रहा था, जिसकी शिकायत भी उसने थाने में की थी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि रंजिशवश आरोपियों ने इसको घेर कर चाकू और डंडे। राघवेंद्र, ये बड़ी बात है, मृतक ने थाने में शिकायत की थी, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, जाहिर तौर पर जब भी मारपीट की घटनाएं होती है पुलिस उसको हल्के में लेती है कि आपसी विवाद है, उसको ये सुलझा लेंगे। लेकिन कई बार ये विवाद जो है बढ़ जाता है और ये हत्या तक इसकी परिणति पहुंच जाती है। वही मामला यहाँ पे हुआ है जब युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया है। इस मामले में हालांकि आरोपियों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने, बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब कोई थाने तक पहुंचता है तो उसको सही समय पर न्याय नहीं मिलता है। यही वजह है किस तरीके की बड़ी घटना। चलिए, कहीं ना कहीं पुलिस का फ्लोर है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो रायपुर के बाद बिलासपुर से कुछ ऐसी ही खबर जहां पर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से पिता पुत्र की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रेम प्रसंग के विवाद में दोनों की हत्या हुई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के कर्रा गांव की यह पूरी घटना है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय हमारे सहयोगी जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन हैं ये लोग? इन लोगों ने किस वजह से इस हत्या की, डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया? जी कमरुद्दीन, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आरोपी हैं तीनों एक ही परिवार से हैं। जो एक नाबालिग युवती के साथ जो छेड़छाड़ का मामला रहा, जिसको लेके लगातार विवाद चलता रहा दोनों परिवार के बीच में, उसके बाद जब ये बात बढ़ने लगी और इस रात में अचानक एक परिवार के जो 2 लोग हैं उनको ये लड़की परिवार के लोगों ने मार के उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद से गांव में काफी माहौल बिगड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके मस्तूरी थाना में लाया है, जहां पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसको लेके दोनों पक्षों में इस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ। हालांकि अभी जो बताया जा रहा है, सामने बात निकल के सामने आ रही है कि जो नाबालिग युवती थी उसके साथ लंबे समय से युवक के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था, जिसके बाद भी कई बार रोकने के बाद किसी प्रकार से कोई भी जो सुधार ना होने के कारण ये जो बात बढ़ता गया, जिसके बाद इस तरीके से जो वारदात जो बिल्कुल हुआ है। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा विवाद है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और पुलिस ने फिलहाल एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।